ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। बिना ज्ञान की स्वतंत्रता हमेशा दुखदायी होती है और बिना स्वतंत्रता के ज्ञान बेकार होता है। ये कौन कह रहा है? जॉन एफ कैनेडी ने कहा है। विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में। तो आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और यह सदैव रहेगी, मगर विगत वर्षों में इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही है और विनिर्माण क्षेत्र में कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है और इस क्षेत्र में मशीनरी, औजार और श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक या फिर रासायनिक प्रसंस्करण या फिर निर्माण भी इसी क्षेत्र में शामिल है। उत्पादित सामानों का इस्तेमाल खुद के इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में टिकाऊ सामानों की तुलना में गैर टिकाऊ सामानों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये राष्ट्र निर्माण, रोजगार के अवसरों के सृजन, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति और आधारभूत संरचना तैयार करने में योगदान देते हैं। देश के विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2023 में भारत का विनिर्माण उत्पादन 445.77 अरब डॉलर था और जबकि इसके पिछले वर्ष 2022 में यह 440.06 अरब डॉलर था। आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन आंकड़ों का उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। यह वृद्धि 3.57% अधिक थी। भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 15.17% का योगदान दिया। भारत सरकार ने 2025 तक इस क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। विद्युत उपकरण, मूल धातु और मोटर वाहन जैसे प्रमुख उद्योगों में मजबूत प्रदर्शन के कारण इस क्षेत्र में लगातार सुधार हुआ है। क्या हुआ है? सुधार हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। 2022-23 के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2,403 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 2021-22 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने वास्ते फेम इंडिया योजना के लिए 757 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे ताकि इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य बहुत सी योजनाएं भी बनाई गई। इनमें मेक इन इंडिया प्रमुख पहल हो गई। इन योजनाओं का भी उल्लेख कर दिया करिएगा जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र में की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई विशेष आर्थिक क्षेत्र भी स्थापित किए हैं। सरकार की पहल के रूप में उनकी योजनाओं का उल्लेख कर दिया करिएगा। विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से श्रम आधारित है। इस क्षेत्र में यज्ञ भी उत्पादन बढ़ा है, लेकिन आर्थिक विश्लेषक इसमें अभी कमजोर प्रदर्शन मानते हैं और उनका मानना है कि व्यापार नीति में निरंतरता का अभाव और जटिल कानूनी प्रावधानों तथा निष्प्रभावी शैक्षणिक एवं कौशल व्यवस्था आदि सभी इसको प्रभावित करते हैं और इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में इनका योगदान पर्याप्त नहीं है। उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम देश की कुल फैक्ट्रियों में 96% की हिस्सेदारी है, लेकिन इनमें 10 से कम कर्मचारियों वाले सूक्ष्म उपक्रमों की हिस्सेदारी 99% है। इनमें रोजगार सृजन की गति अपेक्षाकृत बहुत धीमी है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम एवं अन्य विश्लेषण दिखाता है कि समस्याएं उद्योगों के एएसआई सालाना सर्वे के आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर है। एएसआई ने बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ऐसा लगता है कि कई कंपनियां एक ही राज्य में अलग अलग उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। इससे एक ही कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनियों की फैक्ट्रियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सर्वेक्षण में इन्हें एक फैक्ट्री के रूप में दर्शाया जाता है और जिससे इनसे संबंधित आंकड़ों में गड़बड़ी हो जाती है। बड़े संयंत्र कई वजहों से उत्पादक साबित होते हैं। छोटे संयंत्रों के साथ और दिक्कतें भी है और जिनको जांच परख करने की आवश्यकता और आवश्यक सुधार की जरूरत है। बड़े संयंत्रों में पूंजी निवेश से अधिक उत्पादक साबित हो सकता है और वे मूल श्रृंखला में तेजी से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन इस मामले में छोटे संयंत्र पिछड़ जाते हैं। भारत की विनिर्माण क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जिनमें आप देखिए बुनियादी ढांचे का अभाव, कुशल श्रम की कमी और ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयां आदि शामिल है। और इसके अलावा यह क्षेत्र वैश्विक मांग में कमी और चीन जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भी प्रभावित हुआ है। दूरसंचार सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों तक
सीमित हैं। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और बेदयनीय स्थिति में। सामान्यतः मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की तुलना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण तक अनुकूल पहुंच की कमी और कार्यशील पूंजी की उच्च लागत की स्थिति है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल श्रम की कमी है, जो इस क्षेत्र के विकास को सीमित करती है। विनिर्माण क्षेत्र लाइसेंस, निविदाएं और लेखा परीक्षण जैसे कई जटिल विनियमों के अधीन है। ये व्यवसायों के लिए बोझ है और उनके विकास में पर्याय बाधक बनते हैं। और इसके अतिरिक्त पर्याय कमजोर या खराब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से इस क्षेत्र की लागत में वृद्धि होती है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र को अन्य देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता और जिससे घरेलू व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, लोहा एवं इस्पात, कागज, रसायन एवं उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री आदि के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। सड़कों, बंदरगाहों और बिजली आपूर्ति जैसे संरचनाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार लाने से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश और व्यवसायों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। अब आप देख रहे हैं, समस्याएं बताई जा रही हैं और समाधान उनका बताया जा रहा है। यही तो आपको लिखना है आंसर राइटिंग में, निबंध में। निर्यात उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहन करने से भारतीय व्यवसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और इसमें नए बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक व्यवसायों के लिए सहायता प्रदान करना और निर्यात उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना जरूरी है। हम नई प्रौद्योगिकियों के अपनाने पर बल देना होगा और शोध और अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराना और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करना आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों के लिए ऋण और अन्य प्रकार के वित्त पोषण तक पहुंच को सुगम करने से उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायता मिल सकती है। और इसमें उन नीतियों को लागू करना जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विनिर्माण क्षेत्र में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करें। विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करने से व्यवसायों पर बोझ कम करने और विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। और प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करने से विनिर्माण क्षेत्र में कुशल श्रम की कमी को दूर करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। और इसमें आप देखिए, व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना या उन नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है और जो व्यवसायों को कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हो। और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार, उद्योग जगत, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान आदि सभी हितधारकों आदि के मिले-जुले प्रयासों की आवश्यकता है। अब देखिए, आंसर राइटिंग आप करेंगे, प्रीलिम्स आप देखेंगे, निबंध आप लिखेंगे, समझ रहे हैं, इंटरव्यू आप देंगे, तो आप लोगों को क्या राय है ये आप लोग जरूर बताया करिएगा। जीवन का बोझ। मनुष्य का जीवन अनवरत चलने वाली एक यात्रा है। यह यात्रा सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, मिलन विछोह से भरी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह बहुत खुश होता है और ऐसे भी क्षण आते हैं जब वह टूट जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह दुखद क्षणों को अपने साथ ढोता रहता है और बीते हुए दिनों की कटु यादें, असफलताएं, अपमान, टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने उसके मन में एक भारी बोझ की तरह जमा हो जाते हैं। यह बोझ धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि इसको वर्तमान खुशी और उसकी मानसिक शांति और उसका आत्मिक संतुलन नष्ट हो जाता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन की प्रकृति कभी स्थिर नहीं होती है, यह निरंतर बहती रहती है। मगर जब वह अतीत के बोझ को ढोता रहता है तो जीवन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। वह अपने भीतर के सच्चे आनंद से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और यह बोझ मनुष्य को हर पल कचोटता है। जैसे कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर को अपने सिर पर रखे हुए चलता रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने मन में पुरानी स्मृतियों, असफलताओं का बोझ लिए चलता है। वह भले ही अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो, लेकिन उसके भीतर एक गहरा दुख, एक गहरा खालीपन बना रहता है। यह खालीपन उसे भीतर ही भीतर तोड़ता है, उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवंतता को खत्म कर देता है। मनुष्य के मन में बार बार यह ख्याल आता है कि काश उसने या आप देखते हैं कि यह गलती ना की होती, काश वह इस क्षण में अलग निर्णय लेता, काश वह व्यक्ति उसे छोड़कर ना गया होता। इन सब विचारों का कोई अंत नहीं होता है। मनुष्य का मन उस बोझ के तले और गहराई में धंसता चला जाता है। क्या? धंसता चला जाता है। और इस बोझ का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि मनुष्य का वर्तमान पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। वह चाहे कितना भी खुश रहने की कोशिश करे, उसके भीतर अतीत के आप देखते हैं कि दुख उसे बार बार अपनी और खींचते लेते हैं। वह किसी नए रिश्ते में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता है।
नहीं होता है और आप देखते हैं कि अपने करियर में पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, स्वयं के प्रति एक गहरी संतुष्टि महसूस करने लगता है। यह स्थिति तब और विकट हो जाती है जब वो अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मान लेता है। जैसे जैसे यह बोझ बढ़ता है, मनुष्य के भीतर का आनंद, प्रेम, उत्साह, जीवंतता और आप देखते हैं कि समाप्त होने लगती है। वह केवल एक शरीर की तरह चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह खोखला महसूस करता है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अपने काम में 100% दीजिए और ईमानदारी से लगिए, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। मैं कह रहा हूं कि 100% आप देखते हैं ना, और फिर भी अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है तो आपको परेशानी नहीं होती, आप बड़े मस्ती में रहते हैं, समझ रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि ये आप देखेंगे, अगर अगर हम अपने विचारों में हमेशा अतीत के दुखों, गलतियों और असफलताओं को स्थान देते रहेंगे तो हमारा पूरा व्यक्तित्व उसी रूप में ढल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को हल्का, सकारात्मक, मुक्त रखेंगे तो जीवन में भी उतना ही सरल और आनंदभर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप देखेंगे कि इसमें सवाल यह भी है कि मनुष्य बोझ से मुक्त कैसे हो? क्या यह संभव है कि हम अपने बीते हुए कल को भुलाकर वर्तमान में पूरी तरह जिएं? क्या यह संभव है? संभव है कि हम अपने मन को इतना हल्का करें कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमें नएपन का अनुभव कराए। हाँ, यह आप देखते हैं कि क्या यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को आप देखते हैं कि स्वयं के भीतर एक बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि सबसे पहला कदम यह है कि मनुष्य को यह स्वीकार करना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता है। जो कुछ भी हुआ है, अच्छा या बुरा, आप देखते हैं कि वह अब इतिहास बन चुका है। उसे बार बार याद करने से ना तो बिछड़ लौट कर आएंगे, ना ही बे अनुभव बदल जाएंगे। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि अतीत अब उसका हिस्सा नहीं है, तो वह स्वतः हल्का महसूस करने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षमा करना। बहुत बार हम अपने जीवन की किसी आप देखिए गलती को लेकर स्वयं को दोषी मानते रहते हैं, और लेकिन आप देखते हैं हमें यह समझना होगा कि हम सभी मनुष्य हैं और गलतियां मनुष्य होने का एक हिस्सा है। और आप देखिए, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं तो हमारे मन का बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है वर्तमान में जीना। यह समझना होगा कि जीवन केवल वर्तमान में है, ना अतीत में और ना ही भविष्य में। अगर हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में डूब जाएं तो जीवन का वास्तविक आनंद हमें महसूस होगा। और जब मनुष्य वर्तमान क्षण को पूरी तरह जिएगा तो उसका आप देखते हैं कि क्या मन अतीत के बोझ से मुक्त हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भारी बोझ को उतारकर हल्केपन का अनुभव करता है। जब हम अपने विचारों के बोझ को उतार फेंकते हैं तो जीवन का हर क्षण हमारे लिए एक नया अनुभव बन जाता है। जीवन के इस गहरे सच को समझने के लिए यह भी समझने की जरूरत है कि समय समय पर अपने मन को साफ किया जाए। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, पुराने सामान को निकालकर एक नया स्थान बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने मन से पुरानी यादों, असफलताओं, नकारात्मकता और को निकालना होगा। जीवन का बोझ केवल तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे अपने साथ ढोते रहते हैं। जिस दिन हम यह समझ पाते हैं कि अतीत केवल एक स्मृति है और उसे हमारे वर्तमान पर अधिकार नहीं होना चाहिए, उसी दिन से जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। क्या हल्का हो जाता है? देख रहे हो, ईमानदारी से अपना काम करिए। मैं कहता हूं ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं आज के समय में इतनी लोग ओवर थिंकिंग रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, और वो उतना काम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, बस सोचते जाना है, करते कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो किताबें खरीद लेते हैं और बड़े बड़े सिलेबस सब कुछ कर लेंगे, खरीद के रख लेंगे, कोचिंग ले लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से पढ़ेंगे ज्यादा कुछ नहीं, बस वो दूसरे पर निर्भर रहना सोचते हैं। अनदेखी की रेल। तमाम दावों और मंसूबों के बावजूद भारतीय रेल में विभिन्न सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता है। रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, शुद्धता को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिलती रही हैं। उन्हें दूर करने के मकसद से भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम यानी IRCTC का गठन किया गया और इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर रसोई बनाई गई। वहां तैयार होने वाले खानपान के निरीक्षण का तंत्र विकसित किया गया और इसमें बाहरी खानपान की गुणवत्ता, कीमतों में मनमानी पर कुछ हद तक रोक तो लगी। स्वच्छता और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा, मगर फिर वही शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। संसद की एक समिति ने इस रेलवे की खिंचाई की है और समिति का कहना है कि खानपान संबंधी नीतियों में बार बार बदलाव की वजह से भी यह गड़बड़ी हो रही है। संसदीय समिति ने इस बात के लिए भी रेलवे पर नाराजगी जाहिर की है कि उसके पहले के सुझाव पर अमल क्यों नहीं किया गया और समिति ने रेलवे से जवाब मांगा है। जिन 15 खानपान इकाइयों को अद्यतन करने को कहा गया वह क्यों नहीं हुआ है। IRCTC को 6 हरित रसोई भी
बनानी थी, मगर आप देखिए उस दिशा में काम नहीं हो सका। दरअसल 2005 के बाद से अब तक 3 बार रेलवे खान-पान संबंधी नीतियों में बदलाव किया जा चुका है। 2010 में यह काम क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिया गया था, फिर 2017 में से आईआरसीटी को रद्द दे दिया गया। इस तरह नीतिगत गड़बड़ियों के चलते भी रेल खान-पान सेवा को लेकर एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रही और गुणवत्ता से समझौता होता रहा। 2017 में नए खान-पान नीति बनाई और उसकी समीक्षा के लिए संसदीय समिति गठित की गई। तब उसकी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, मगर आप देखिए समिति की ताजा रिपोर्ट से जाहिर है कि पिछले 7 वर्षों में इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया जा सका। और दरअसल अभी तक रेलों में परोसा जाने वाला भोजन बाहर की रसोई में तैयार होकर पहुंचाया जाता है, फिर गाड़ियों में उसे गर्म करने की व्यवस्था होती है, मगर देखा गया है कि वैसे रेल डिब्बे बने ही नहीं। जाहिर है कि इस तरह तैयार होने और परोसे जाने के बीच समय अधिक गुजर जाने से अक्सर भोजन खराब हो जाता है। संसदीय समिति ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि भोजन की गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए तो तंत्र गठित है, पर औचक निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें रसोइयों में भोजन तैयार करने और रेल डिब्बों में परोसे जाने में अक्सर मनमानी की शिकायतें आती रहती हैं। सरकार रेल सेवाओं को विश्व मानकों के अनुरूप ढालने और दूरगामी रेलों की संख्या बढ़ाने के दावे तो बढ़ चढ़कर करती हैं। रेल किराए में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, मगर जब खान पान की गुणवत्ता और स्वच्छता पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा पाता तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी सुविधाओं पर कितना ध्यान दिया जाता होगा। अक्सर रेल दुर्घटनाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं, गाड़ियों के समय पर ना चलने, रेल डिब्बों में सुरक्षा का उचित प्रबंधन ना होने जैसी शिकायतें आम हैं। और इस स्थिति में द्रुतगामी गाड़ियां चला देने, स्टेशनों की देखरेख निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देना, भर से रेलवे की साख आप देखते हैं कि क्या कितनी और कहां तक बची रह पाएगी। और कहते हैं कि नई रेलवे चलाइए या न चलाइए रेल, कम से कम पहले वालों में तो सब कुछ व्यवस्था कर दीजिए अच्छे से। खुशियों की चाबी, जीवन की तमाम समस्याओं के बीच हर मनुष्य खुश रहना चाहता है, इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। खुश रहने की यह होड़ दुनिया भर के देशों में है, लेकिन यह किसी हद तक संभव हो पाता है। यह तथ्य दुनिया के चंद देशों ही अपने नागरिकों की खुशहाली की चिंता करते हैं। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देशों के सामने कई चुनौतियां हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महंगे होते इलाज से जूझते लोगों में निराशा जरूर पैदा होती है, पर इन संघर्षों के बीच भी अपनी खुशियां तलाश ही लेते हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक आया हुआ है ना 2025 में, भारत में पिछले साल के मुकाबले अपनी स्थिति बेहतर की है। 100 चलिए आप लोग बताइए इसमें भारत किस स्थान पर है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान किस स्थान पर है, और आप लोगों को बताना है कि पहले नंबर पे कौन है। सर्च करिए, आप लोग नीचे लिखिएगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम अभी नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस से पीछे हैं। दूसरी ओर फिनलैंड है जो लगातार 8 वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। लीजिए, टॉप का तो मालूम चल गया आपको। इस सूचकांक में पिछड़ने वाले देशों को डेनमार्क, स्वीडन से भी यह सीखने की जरूरत है कि वहां लोग कैसे होके खुशहाल हैं। जीवन में बदलाव लाने की कई योजनाएं लागू होने, विश्व का सबसे युवा देश होने पर भी भारत खुशहाल क्यों नहीं, इस पर नीतियां बनाने वालों को सोचना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि रोजी रोटी की जद्दोजहद और भागदौड़ की जिंदगी में तनाव बढ़ा है। आर्थिक चुनौतियां भी गहरी हुई हैं। जीवन में आ रही जटिलताओं कैसे कम हो, इस पर सोचना होगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक हमारी सरकार के लिए भी एक आईना है और यह गौर करने की जरूरत है कि दूसरे देशों से खुशहाली में हम क्यों पीछे हैं। क्या योजनाएं और नीतियों में कोई कमी रह गई है और जिनकी वजह से खुशहाली जमीनी स्तर पर नहीं उतर रही है। सच है कि पश्चिमी पैमाने पर भारतीयों की खुशियों को नहीं मापा जा सकता है। दुख सुख के बीच यह लोग थोड़े में गुजारा करते हुए अपनी खुशियां तलाश लेते हैं, मगर इसके लिए अक्सर अवसर को आसान बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। नागरिकों को सुरक्षित वातावरण, विकास के समान अवसर मिलेंगे तो खुशियां उनके चेहरे पर निस्संदेह चमकेंगी। आप लोग दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं उनसे देखिए, उनकी समस्याएं बनी, भैया ये नहीं हो रहा है, भैया ये नहीं हो रहा है, भैया ये समस्या है। मैं कह रहा हूं कि शकल उतरी रहती है, ऐसा लगता है कि इनकी शकल देखी ना जाए। इनकी शकल देखते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसे लोगों हैं हमारे आसपास मिल ही जाते हैं अक्सर आप लोगों को, जिनकी समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत एक खोद, आजकल वो खूब मीम्स बन रहे हैं ना कि आप देखते हैं अमेरिका क्या कर रहा है, दुनिया को खोज रहा है एक तरह से, और अंतरिक्ष में खोज कर रहा है। हमारे यहाँ कब्रें खोदी जा रही हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, यह ऐसी कहावत है जो कहावतों की किसी भी किताब में शीर्ष 10 में 10 पर मिल जाएगी। पहले तो आस्वीकरण कि यह अपने इस स्तंभ में हिंदी भाषा या व्याकरण पर बात नहीं करने जा रहे हैं। हम अपने स्तंभ के बुनियादी मिजाज राजनीति पर ही बात करेंगे। राजनीति गड़े मुर्दे उखाड़ने की है। किसी भी सभ्यता संस्कृति में कब्र, समाधि या अंतिम संस्कार स्थल से छेड़छानी को अधर्म माना जाता है। इन दिनों लाई गई कथित धर्म बचाने की राजनीति शब्दशः गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आमादा है। औरंगजेब की कब्र खोदने की बातें हो रही ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही।
पिछले दिनों संपन्न हुए महाराष्ट्र में के विधानसभा चुनाव में छत्रपति शिवाजी मुख्य मुद्दा रहे और शिवाजी मराठी अस्मिता की पहचान है। चुनाव खत्म होने के बाद भी सरकार को वर्तमान में लौटने की कोई जल्दी नहीं दिख रही है। सत्ता और आप देखते हैं कि सिनेमा का तो यह संबंध रहा ही है। राजनीतिक माहौल को देखते हुए बॉलीवुड ने फिल्म छावा का निर्माण किया। ऐतिहासिक नायकों पर पहले भी फिल्में बनी हैं और फिर फिल्म उद्योग ने इसमें काफी मुनाफा भी कमाया। और घातक स्थिति तब बनती है जब एक ही मुद्दे पर राजनीति और सिनेमा दोनों मुनाफा कमाना चाहें। सफलतम व्यवसायिक फिल्मों के तमगे की ओर बढ़े तो छावा के जरिए चुनाव बीतने के बाद भी नफरत की राजनीति को भुनाया जाने लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म की लोकप्रियता को देखकर पहले छावा को ऐतिहासिक न्याय का दर्जा दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी छावा से इतिहास सीखने की सलाह दी। राजनीति के द्वारा एक फिल्म के प्रचार का पहला हास्यास्पद असर यह हुआ कि फिल्म में दिखाए गए दृश्य को सच मानकर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के पास लोगों ने सोना खोदने निकल गए। मैं कह रहा हूं नहीं कि देखिए फिल्मी दुनिया में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं कि व्हाट्सअप, फेसबुक या फिल्मी दुनिया से ही इतिहास सीखा जा रहा है और उसी का रिजल्ट भी सामने आता है। उस वक्त इस खबर पर हंसते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म के जरिए आगे कैसा माहौल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह आशंका सही साबित हुई। आम लोग मध्यकाल में हुए अन्याय का इंसाफ करने सड़क पर निकल पड़े। औरंगजेब के पक्ष में किसी भी तरह की बात कहने वाले लोगों से सरेआम माफी मंगवाई जाने लगी है और इसके नतीजन नागपुर जैसा शहर सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ। नागपुर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में है और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर भी है। नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारा मखमली मुलायम या ठीकरा छावा पर फोड़ दिया। फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र में छावा फिल्म के जरिए छत्रपति संभाजी जी का सच्चा इतिहास सभी के सामने लाया गया, लेकिन उसके बाद राज्य में लोगों की भावनाएं भी भड़क उठी। औरंगजेब के बारे में जो गुस्सा है वह भी बाहर आ रहा है। यह सभी चीजें अपनी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। खजाना खोदे जाना, लोगों की भावनाएं भड़काना फिल्म की सफलता या गड़े मुर्दे उखाड़ना वाली राजनीति की है। कानून व्यवस्था के खिलाफ जाना संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाना है। सड़क पर इंसाफ करना, क्या ऐसी प्रवृत्तियां भारत के 21वीं सदी के नागरिकों को मध्यकाल की तरफ नहीं धकेल रही हैं? महाराष्ट्र में प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में संगीत सोम औरंगजेब की निशानियों को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं और संगीत सोम तर्क दे रहे हैं कि जब औरंगजेब ने काशी मथुरा के मंदिरों को तोड़ा था तो क्या उसने किसी कोर्ट का सहारा लिया था? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा चला था? अगर तब ऐसा नहीं हुआ था तो अब हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? अभी ना महाराष्ट्र में चुनाव है ना उत्तर प्रदेश में, पर कोर्ट कचहरी को खारिज करने की ललकार हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह इतिहास से ललकार का रास्ता बनाया जा रहा है। और आज आप देखेंगे, आज हमारे सामने अहम सवाल यही कि हम इतिहास के साथ कैसा रिश्ता रखना है। आधुनिकता के साथ राष्ट्रवाद के उभार ने इतिहास को भारत की एक खोज जैसा दृष्टिकोण दिया। इसके बाद प्रजा ने नागरिक बनने की यात्रा शुरू हुई और भारत की यह खोज राज्य रजवाड़ों या शासक वर्ग के नजरिए से नहीं हो रही है। परिवर्तन की निरंतरता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण नागरिकों की पहली मंजिल थी। अब भारत को फिर से खोजा जा रहा है। सवाल है कि इस नए भारत की खोज किस नजरिए से हो। औपनिवेशिक शासन में भारत को साम्राज्यवाद के वर्कस खोजा जा रहा है। उन अंग्रेजों के खिलाफ भारत की खोजा जा रहा था जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के स्पष्ट होने का दावा करते थे। आज नए नजरिए से के राष्ट्रवाद में हम उस साम्राज्यवाद को भूल रहे हैं जिसके खिलाफ हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। आज लोकतंत्र का दावा करने वाले अमेरिका तक में राष्ट्रवाद का आकर्षण साम्राज्यवाद की तरफ हो रहा है। राज्य रजवाड़ी की तरह आकर्षित हो रहे हमारे देश का राष्ट्रवाद कौन सी दिशा लेगा? जो आप देखते हैं कि साम्राज्यवाद की तरफ आकर्षित होगा वह समाज के वंचितों शोषितों को भी अलग थलग कर देगा। अब राज्य रजवाड़े के नजरिए वाले राष्ट्रवाद में दुश्मन भी बदल जाएगा। और आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार बनाकर सत्ता राज्य रजवाड़े वाले राष्ट्रवाद से गठजोड़ कर रही है। इससे बने राजनीतिक माहौल ने जनता को बुरी तरह भ्रमित कर दिया है और जनता निरंतरता से निर्मित संस्कृति से कट रही है, उसे काट दिया जा रहा है। और इतिहास की पहली शर्त निरंतरता है। इतिहास को कहीं पर अवरोधक नहीं लगाकर रोका नहीं जा सकता। इतिहास का यह एक इस्तेमाल है और उसके सबक लेना और इतिहास की निशानियां मिटाई नहीं जा सकती हैं। हाँ, निशानियां मिटाने की कोशिश करने वाले अपने लिए एक नकारात्मक निशानी छोड़ जाते हैं। मराठा शक्ति के उदय के बाद मुगल साम्राज्य अस्त होने की ओर था और दिल्ली तक अपनी ताकत को दखल देने वाले मराठाओं ने औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की नहीं सोची। वे अपने समय और काल के इतिहास से आगे बढ़ रहे थे और ना औरंगजेब की कब्र के पास ठहर गए। इतिहास के वृत्त पर एक पूरा कालखंड घूर्णन करता है। आधुनिकता के पहले सामंती साम्राज्यवादी जुल्मों सितम की कई कहानियां हैं।
आप 300 साल पहले की आक्रामकता के खिलाफ आज आक्रमण करने निकलेंगे तो सामने कोई ठाकुर का कुआ का हिसाब लेने भी बैठा होगा। एक जुल्म का बदला लेने के लिए निकली कौम इतिहास में किसी खास कौम पर जुल्म ढालने की आरोपी निकल जाएगी। इतिहास के साथ पीछे चलने का रिश्ता हो ही नहीं सकता है। नागरिकों को ऊर्जा वाले समय में लौटाने की यह कवाल लोकतंत्र के साथ नासामपी। औरंगजेब की निशानी मिटाने निकली जनता को देर के लिए भूल सकती है कि थोक महंगाई दर पिछले साल 0.2% के मुकाबले 2.38% हो गई है। और जिस देश की 80 करोड़ जनता अपने निर्माण के लिए सरकार के लिए मुफ्त अनाज पर निर्भर है, उसे 300 साल पहले फिर पीछे जाकर जंग लड़ने के लिए कहा जा रहा है। आज औरंगजेब की औरंगिया कहाँ जा रहा है? और तो यह नाम बदलने और बिगाड़ने की रणनीति का हिस्सा है। यह भी मालूम है कि जब आप औरंगजेब की कब्र खोदेंगे तो उसके शारीरिक अवशेष का एक हिस्सा निकालेंगे तो उसके मंदिरों पर अत्याचार का प्रतीक होगा। बाकी उस समय के हिंदू शासकों के साथ उसके कैसे राजनीतिक समीकरण थे, इस सब पर पट्टी पड़ी रहने देंगे। आज नेता औरंगजेब के लिए कोर्ट कचहरी को खारिज करने की बात कर रहे हैं, कल जनता के बुनियादी अधिकारों को खारिज कर खुद भी राजाओं की तरह न्याय करना पसंद करने लगेंगे। गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश करने के बाद सिर्फ कंकाल हाथ लगेगा। इतिहास का कंकाल हमारे लोकतंत्र का जीवंत शरीर ना छीन ले। और देखिए एक और हमारे देश में क्या है कि राजनीति यही हो गई है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की होती है, इसकी उसकी होती है। कभी आपने देखा शिक्षा पर हो रही हो, स्वास्थ्य पर हो रही हो, बेरोजगारी पर हो रही है, हमारे देश को कैसे एक किया जाए, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर राजनीति होनी चाहिए। और फिर वही समस्या भी देखने को मिलती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं, बताना चाहिए। और इस तरह से आप देखें आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।